हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 5 का हिंदी का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा है इससे आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका पठन वाला पार्ट, जिसमें आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाता है, गद्यांश दिया जाता है और उसको पढ़कर समझकर आपने दिए हुए क्वेश्चंस के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आपने ये जो गद्यांश है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर गद्यांश आपको वो भी आ सकता है जो आपकी किताब में है, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, और बाहर से भी आपको दिया जा सकता है। पठित या अपठित दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए सैम्पल पेपर है, तो उदाहरण के लिए एक गद्यांश आपको दिया है। आप इसको देखिए किस तरीके का है। एक बार की बात है, एक हरा भरा घास का मैदान था। वहाँ एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह सुबह से शाम तक भोजन के दाने इकट्ठा करती। पास ही एक आलसी टिड्डा था। वह गाना गाता, नाचता और धूप सेकता रहता। टिड्डा हंसकर कहता, इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ मेरे साथ गाओ और खेलो। चींटी बोली, अभी काम करने का समय है। सर्दी आने से पहले भोजन इकट्ठा करना ज़रूरी है। टिड्डे ने उसकी बात नहीं मानी और खेलता रहा। कुछ दिनों बाद सर्दी आ गई। चारों ओर ठंड और बर्फ थी। टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं था। भूख से उसका बुरा हाल हो गया। वह चींटी के पास गया और मदद मांगी। चींटी ने उसे खाना दिया और कहा, अगली बार समय पर मेहनत करना। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। टिड्डे ने सबक सीख लिया। तो ये छोटी सी कहानी दी गई है यहाँ पर। तो आपको इसको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? पात्र मतलब कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन लोग हैं। तो कहानी में मुख्य कौन है यहाँ पर? चींटी और टिड्डा। तो आप क्या लिखेंगे? चींटी और टिड्डा। ठीक है। तो इसी तरीके से जो और कोई कहानी है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उसके कौन कौन से पात्र हैं। तो जो भी कहानी में पात्र हैं उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने होंगे। दूसरा है, चींटी दिन भर क्या करती थी? चींटी दिन भर दाना इकट्ठा करती थी। यहाँ लिखा है ना, वह सुबह से शाम तक भोजन के दाने इकट्ठा करती। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चींटी दिन भर भोजन के दाने इकट्ठा करती थी। अगला प्रश्न, टिड्डा मदद के लिए कहाँ गया? तो टिड्डा मदद के लिए किसके पास गया था? चींटी के पास। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे, टिड्डा मदद के लिए चींटी के पास गया। चींटी के पास गया। अगला प्रश्न है, चींटी ने टिड्डे की मदद कैसे की? चींटी ने उसे क्या दिया था? खाना दिया ना। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे, चींटी ने उसे खाना दिया और कहा। तो चींटी ने उसे खाना देकर उसकी मदद की। तो आप यहाँ लिखेंगे, चींटी ने टिड्डे को खाना देकर उसकी मदद की। अगला प्रश्न है, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आपको जो भी पैराग्राफ या कहानी दी होगी तो उसमें आप बता सकते हैं। यहाँ आखिरी में लिखा है, टिड्डे ने सबक सीखा। ठीक है। और उससे पहले क्या है? मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो यही बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। इस कहानी से हमें
यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। इसका मतलब अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अच्छा होगा। और इसी तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इस कहानी के लिए कोई एक शीर्षक बताओ, मतलब कोई नाम बताना है कहानी का, तो यहाँ पर आप मेहनती चींटी बता सकते हो, आलसी टिड्डा बता सकते हो। इस तरीके से कहानी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो भी पैराग्राफ मिला हो उसमें से आप बताएंगे, ठीक है। अगला है गद्य और पद्य। ये आपके जो प्रश्न होते हैं, ये आपके जो चैप्टर्स होते हैं पार्ट, उसी में से ले जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से कीजिएगा। पहला प्रश्न है, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही है। तो अगर आपने ये पढ़ी है कविता तो आप आसानी से बता पाएंगे। पहला ऑप्शन है, चांद के पास पहले से ही बहुत से झिंगोला हैं, या फिर चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, या फिर चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उसकी माँ उसे झिंगोला नहीं दे पा रही है। दूसरा है, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख दिया है, आप इसी तरीके से बताएंगे। चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई क्योंकि 3 बार प्रायश्चित करने के बाद भी राजा के मन में कलुष था और वह घमंड में आकर जबरदस्ती सिंहासन पर बैठना चाहता था। अगला प्रश्न है, सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद आई क्योंकि जिस प्रकार होली में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और चेहरे पर गुलाल लगाते हैं, उसी प्रकार सांकेन में भी लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और चेहरे पर चावल का आटा लगा रहे थे। तो इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पर आपका एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और बाकी 2 जो प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कविता की पंक्ति में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर एक कविता की पंक्ति दी है आपकी किताब से और आपको बताना है कि इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को बताते हैं, ठीक है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीज़ या जानवर या ऐसी कोई चीज़ आपको दिख रही है, इसमें कोई शब्द दिख रहा है तो आप उसको संज्ञा बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। तो चांद कोई चीज़ है, ठीक है, और माता मम्मी को बोलते हैं, तो ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पर आप चांद और माता ये दोनों शब्द लिखेंगे, ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पर जो भी रेखांकित शब्द है, मतलब जिसके नीचे लाइन खींची है, उसे हम रेखांकित शब्द बोलते हैं। उसका जो विलोम शब्द है, विपरीत अर्थ वाला मतलब विलोम शब्द उल्टा, तो उससे हमें वाक्य को पूरा करना है, खाली जगह को भरना है। तो पहला वाक्य क्या है, मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, डैश आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर आज के नीचे लाइन खींची है, तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा कल, कल आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है, मेरे जागने और डैश का समय निश्चित है। जागने का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द सोना। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है, तो यहाँ पर जागने का अपोजिट उल्टा क्या लिखेंगे हम, सोने। फिर है, नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो जैसे आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर फुल स्टॉप, कॉमास इस तरीके से लगाते हैं सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, वैसे ही यहाँ पर विराम चिन्हों का आप इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्या है, तुम कल कहाँ गए थे। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कल कहाँ गए थे, तो प्रश्न के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह, इस तरीके से, ठीक है। फिर है, वाह ये तो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, आश्चर्य के लिए हम क्या लिखते हैं,
विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह के बाद इस तरीके से होगा और यहाँ पर है के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, वाह ये तो बहुत सुंदर है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। आगे है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन से हैं? नदी और बाल्टियाँ। तो इनके वचन बदलने हैं, मतलब अगर ये एक वचन है तो बहुवचन बनाना है और बहुवचन है तो एक वचन बनाना है। तो वाक्य को पढ़ते हैं। पहला है गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र। अब नदी जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। भारत में अनेक पवित्र नदियाँ हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और याद रखिएगा जब भी हम बहुवचन बनाते हैं या जोड़कर तो उससे पहले जो वर्ण है जिसमें बड़ी की मात्रा थी वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है। देखो यहाँ पर नदी में बड़ी की मात्रा है द में, और यहाँ जब नदियाँ लिखा द में छोटी की मात्रा बन गई है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर है सारी बाल्टियाँ पानी से भर गई हैं, केवल एक बची है। तो बाल्टियाँ ये बहुवचन है, इसका एक वचन क्या बनेगा? बाल्टी, बाल्टी। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर दो दो पर्यायवाची आपने लिखने हैं जिनका सेम मतलब होता है। नव, नव को और क्या क्या बोलते हैं? आसमान। ठीक है, नव मतलब आसमान भी लिख सकते हैं आप, आकाश। तो ये दो शब्द यहाँ लिख दिए हैं जो पर्यायवाची हैं नव के। फिर है दुनिया, दुनिया का पर्यायवाची क्या होगा? संसार। और लिख सकते हैं आप जगत, जग। ठीक है, जग भी बोलते हैं दुनिया को, जगत भी बोलते हैं। आगे नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। विशेषण आप सबको पता होंगे, जो वो शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्यों को पढ़ते हैं। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं। तो यहाँ पर पानी की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? रंगीन। तो रंगीन क्या हो गया? विशेषण। ओके। दूसरा है दुकानदार जी मुझे एक गरम कपड़ा चाहिए। तो यहाँ कपड़ा क्या है? संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? कपड़ा कैसा चाहिए? गरम। कपड़े की विशेषता क्या है? गरम, गरम कपड़ा चाहिए। तो गरम जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। धरती गोल है, वह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। यहाँ पर गैप होगा। तो धरती गोल है, वह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। वह कौन? धरती। धरती के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? वह। ठीक है, तो ये सर्वनाम शब्द होगा। ठीक है, धरती की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर? वह। तो यह है, वह, इसका, उसका, उनका, ये, वे, ये सब सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है कल बच्चे मेला देखने जाएंगे, वे बहुत खुश हैं। अब बच्चों के लिए दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किया है यहाँ पर? वे। वे कौन? बच्चे। तो बच्चों के लिए जो वे शब्द इस्तेमाल किया है ये भी एक सर्वनाम है। इस पर आप गोला लगाएंगे। फिर है अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 50 से 70 शब्दों में व्याख्या कीजिए। मतलब आपने अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में यहाँ पर लाइन्स लिखनी है। जो भी आपको पसंद हो त्यौहार उसके बारे में आप इस अच्छे से लिखिएगा। इसी तरीके के कोई दूसरे टॉपिक्स भी आपको मिल सकते हैं कि सफाई के बारे में लिखिए या पानी के महत्व के बारे में लिखिए। तो जो भी आपको टॉपिक मिलता है उसके बारे में आपने अच्छे से जितने भी शब्दों में बोला जाए वहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार है। इसे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपक, मोमबत्ती और रंगोली से सजाते हैं। रात को लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, उपहार देते हैं और आतिशबाजी करते हैं। यह त्यौहार हमें अंधकार से प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देता है। तो ऐसे ही आप भी अपने शब्दों में यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं। और आपको दूसरा टॉपिक भी मिल सकता है, या तो वो कीजिए या फिर ये कीजिए।
दो मित्र राम और श्याम के बीच पानी बचाओ विषय पर 50 से 70 शब्दों में संवाद लिखिए। संवाद मतलब बातचीत जो होती है उसको संवाद बोलते हैं। तो आपने यहाँ दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उनको लेकर संवाद लिखना है। राम और श्याम, राम और श्याम के बीच में क्या बातचीत होती है पानी बचाओ को लेकर, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राम, नमस्ते श्याम, क्या तुम जानते हो कि पानी बचाना कितना ज़रूरी है? फिर श्याम बोलेगा, हाँ राम, अगर पानी ना हो तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। फिर राम क्या बोलेगा, सही कहा, हमें नल खुला छोड़कर पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्याम, हाँ, हमें पानी सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और बारिश का पानी भी जमा करना चाहिए। फिर राम बोलेगा, बिल्कुल, इससे भविष्य में भी सबको पानी मिलेगा। फिर श्याम क्या बोलेगा, सही बात, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, पानी बचाओ जीवन बचाओ। तो इस तरीके से आप इनके बीच में संवाद लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको लिखने का मन करे। ठीक है, आगे है वर्तनी। यहाँ पर आपने सही शब्दों पर गोला लगाना है, जिसकी मात्राएं सही है उस पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो, कार्यालय, कार्यालय, तो कार्यालय सब सही वाला कौन सा है, ये सही कार्यालय लिखा हुआ है, इस पर आप गोला लगाएंगे। मूर्ति, मूर्ति, तो ये मूर्ति सही है, इस पर गोला लगाएंगे। फिर आगे है वर्णों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। अब सार्थक शब्द मतलब सही शब्द जिसका कोई मीनिंग है। ये क्या है, हा ए ती सी क, तो ये बनेगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ये शब्द आपके पाठ में से ही लिए गए हैं, तो वहाँ से आप लिखेंगे। ये है सिंहासन, सिंहासन। ठीक है, नेक्स्ट है उचित शब्दांश का प्रयोग करके नया शब्द बनाएं। तो यहाँ पर पक दिया हुआ है, दो और शब्द दिए हुए हैं, मान और वान। तो क्या शब्द बनेगा, पकमान की पकवान, तो यहाँ पर बनेगा पकवान, ये सही शब्द है। इस तरीके से आप बनाएंगे। फिर है सही अक्षर लिखो। यहाँ पर बीच में एक वर्ण छूटा है, अक्षर छूटा है, तो उसको आपने भरना है। क्या बनेगा, बी आधा स तर बिस्तर। ठीक है, अब शब्दकोश, सही शब्द की से वाक्य पूरा कीजिए। मैं समुद्र के किनारे गई, जहाँ देखो डैश ही डैश। तो यहाँ पर क्या भरा जा सकता है, जहाँ देखो वहाँ क्या होगा, पानी ही पानी। झिंगोला का अर्थ क्या होता है, पतला सूती वस्त्र, ढीला ढाला ऊनी वस्त्र, झींगा मछली या झोला। तो झिंगोला का अर्थ होता है ढीला ढाला ऊनी वस्त्र। ओके, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। अब हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, क ख ग घ, उसके हिसाब से आपने लिखना है। जैसे ये स से शुरू हो रहा है, ये न से, ये म से, या क से। तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, क। तो हम कौन सा शब्द लिखेंगे, पहले करेला। उसके बाद इसमें से क्या आता है, न, नमकीन। ठीक है, उसके बाद आता है म, मटका, और आखिरी में आएगा स वाला, समर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला का जो क्रम है वो क्या है, सीक्वेंस क्या है। क ख ग घ 5th क्लास तक आते आते बच्चे भूल जाते हैं, तो उसे याद रखना है। ठीक है, स्वर और व्यंजन सभी को आने चाहिए। अगला है समानार्थी शब्द लिखिए। टहनियाँ को और क्या बोला जाता है, डालियाँ। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, टहनियाँ मतलब डालियाँ। फिर है वाक्य बनाइए। बुद्धिमान दिया हुआ है शब्द, इससे अपने वाक्य बनाना है। कुछ भी आप लिख सकते हो, राम बहुत बुद्धिमान है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा वाक्य लिख दीजिए, सब सही है। राम एक बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान बालक है। बुद्धिमान मतलब जो बहुत होशियार होता है। तो इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। फिर है सुलेख। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहता है गद्यांश, उसको पढ़कर आपने सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना है। उससे आपको 5 नंबर मिलते हैं हैंड राइटिंग के। तो ये प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। और यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आशा है इसको देखकर समझकर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने अपना पेपर करना है। इससे डेफिनेटली आपको
आपकी एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।